अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। आईजी के हवाले से कराची वाक़े में मुलव्वस आईएसआई और रेंजर्स के अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया। मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का बयान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का फैसले का खैर मकदम, जबकि नवाज शरीफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सिंध में जिन अफसरान ने पुलिस में बगावत की, उनकी भी मिसाल कायम करनी चाहिए। शिबली फराज का सिंध पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। क्या अफसरान को ओहदे से हटा देने से मामला दब जाएगा या बात मजीद भी आगे बढ़ेगी? प्रोग्राम में बात करेंगे। और काबीना इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस में हुकूमती जलसों के इनेकाद पर वफाकी वजीर असद उमर फट पड़े। कोरोना वबा जलसों की वजह से हमारे ही गले पड़ सकती है, असद उमर की वार्निंग। मुस्तकबिल के हुकूमती जलसों को मनसूख कर दिया गया है। और दूसरी जानिब किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नदीम अफजल चंद साहब डट गए। गंदुम की इमदादी कीमत को बढ़ाने का मुतालबा किया और शेख रशीद आजम सवाती की फिर से शदीद मुखालफत। अरबपति वजीर और मुशीर एक मरतबा फिर जीत गए और किसान हार गया। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे। आमिर साहब से आगाज करूंगी। वाकई की रिपोर्ट आई, ISI और रेंजर्स के अफसरान को उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने फैसले का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ साहब ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। आपके तनाजुर में आप किस तरह से इस पूरे अमल को देख रहे हैं? इस अमल को मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि ये बड़ा रेयरली होता है कि इस तरह की ट्रांसग्रेशंस कह लें या इस तरह की जो ज़्यादतियों को काफ़ी अर्से से ये सिलसिला जारी था और हम भी तनकीद करते रहते थे कि बहुत ज़्यादा ओवर रीच हो जाती है। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा क्रूडली जो है लोग उठाए जा रहे थे और जो इस तरह का ना ये जो सारा सिक्योरिटी एजेंसीज का होता है कि रोब होता है और इनके पीछे होता है कि पीछे से रह के वो भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मगर बहरहाल ये जो ओपन दिया के दिन दिहाड़े और लोगों का वो करने से उससे वो जो है अच्छा असर नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये एक अच्छी मिसाल कायम की गई है कि उनके खिलाफ ये ऐलान किया गया है कि जिन्होंने वो गलत काम किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आइंदा जो भी कोई अफसर कोई गलत ऑर्डर्स हैं, गैर कानूनी ऑर्डर है, चाहे किसी ने भी दिया हो, तो ये दुनिया भर में ये एक रवायत होती है और कानून भी होता है कि उसको नहीं माना जाता। तो ये अभी बाकी सबको भी एक मैसेज चला जाता है। बिल्कुल। अब उस पे नवाज शरीफ साहब का जो रिएक्शन आया तो वो उनकी जो आजकल तसलसल जारी है उनका कि वो किसी चीज़ पे भी वो इस्टेब्लिशमेंट की हर चीज़ पे वो ढूंढ रहे होते हैं। अभी आसिम बाजवा बड़ी मुश्किल से उनको भूला है थोड़ा सा 2-4 दिन से, तो उन्होंने इस पे फ़ौरन अपना रिएक्शन दिया कि जनाब ये जूनियर अफसरान को जो है ना स्केपगोट बनाया गया है और मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, ये बहुत ऊपर की बात है। तो मैं अभी देख रहा था उसके बाद जो है काशिफ अब्बासी साहब ने ज़ुबैर उमर साहब को जो है ना बुलाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपने ये रिजेक्ट किया है तो अब आप क्या चाहते हैं? तो वो ज़ुबैर साहब अब बड़ा सोच समझ के जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने कहा जी अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए कि जनरल बाजवा का इस्तीफ़ा चाहिए, जो कमर बाजवा का, जनरल फैज़ का इस्तीफ़ा चाहिए, क्या चाहते हैं अगर आप ये रिजेक्ट कर रहे हैं? तो वो उनकी आज हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हाँ मैं करते, पहले टालते रहे, फिर उन्होंने कहा जी हम ये सोच के बताएंगे। तो हर कोई मियाँ नवाज शरीफ का वज़न अपनी हैसियत के मुताबिक उठा रहा है। वो तो ज़ाहिर है मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो नाअहल हो चुके हुए हैं, उनकी जायदादें ख़तरे में हैं, वो तो दीवार के साथ लग गए हैं, वो तो कुछ भी कहेंगे। मगर जो यहाँ पे है इवन उनकी साहबजादी भी जो है उनके बिल्कुल बराबर नहीं आती, ज़रा सा पीछे रहती हैं। तो बाकी किसी ने देखना होता है अपनी ज़ाती हैसियत, सियासी हैसियत के मुताबिक कि मैं कितना इसका वज़न उठा सकता हूँ। तो वो उसके मुताबिक तो ज़ुबैर साहब का आज वज़न तोला गया तो वो कोई आधा पाव ही निकला, कोई ज़्यादा नहीं निकला। अगर नवाज शरीफ साहब 1 किलो है ना तो वो 1 छटांग ही शायद होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। दरमियान में वो 1-1.5 पाव तक गए थे, आज जो है आधा पाव पे आज अपनी उस पर आ गए। तो उनकी तसल्ली तो नहीं की जा सकती मियाँ नवाज शरीफ साहब की। मगर ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी
एज एक्सपेक्टेड जो है बिलावल साहब ने पब्लिकली इसको एक्नॉलेज भी किया, शुक्रगुजारी भी जमहूरी अमल करार दिया। मगर दिस डज नॉट एंड हेयर, ये यहाँ पे नहीं, बात नहीं खत्म होती। वो इसलिए कि अब उन्होंने तो ये फैसला कर दिया, इसको पब्लिकली कहना कि जनाब हमारे से गलती हुई, गो के ये वाला उज़र के जनाब वो झील के अंदर और बड़ी तकलीफ में थे, वो कैद के मज़ार पे जो वाक़या हुआ तो गुस्से में वो कर गए, मगर बाहर इलेक्शन ले लिया गया। अब ये देखना है कि सिंध गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। ये अब कहानी का नेक्स्ट चैप्टर ये है, और ये ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक साइड पे, ये दो तकड़ी के दोनों पलड़े थे, एक पलड़े के नहीं सज़ा मिलेगी, दूसरे पलड़े को भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मिले। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आईजी साहब जो है ना, वर्दी की इज्जत और अपनी इंसान ने अपनी इज्जत खुद करवानी होती है। जो आईजी साहब इतने कमज़ोर हैं कि 1.25 लाख की चीफ होके 2 गाड़ियों के आने पे साथ चले जाते हैं। ये इस तरह है कि ना बॉर्डर की चेक पोस्ट पे बैठा हुआ कोई बंदा उठाया जाए और वो कहे जी वो मुझे तो वो फलाना साहब आए थे तो मैं दुश्मन को यहाँ पे छोड़ के अपनी चेक पोस्ट जो है उसके कहने पे चला जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। आप अपनी चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं, फिर आपकी एक जिम्मेदारी होती है, आपने इज्जत करवानी होती है। तो मेरा तो शुरू से क्लास साहब का भी मोरलेस यही स्टांस रहा है कि जनाब उनको फारिग करना चाहिए। ये कोई वो उनकी तरफ से तो ज्यादती हुई है, पर जिस साहब ने खुद अपने साथ और अपने ओहदे के साथ और वर्दी के साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ भी दिया है। अब मुझे बताया जा रहा था कि आईजी साहब जो हैं, ये जो ओमनी केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो JIT रिपोर्ट बनाई गई थी, तो वो जो जाली अकाउंट फेक अकाउंट्स थे उसके अंदर ये नामजद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे जब इनको नामजद किया गया था कि जो वहाँ पे विटनेसेस थे ना, अकाउंट बनाए जा रहे थे, तो उनके ऊपर असरअंदाज होने के लिए पुलिस का वो भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता था। उस वक्त इंक्वायरी रिपोर्ट में इनको नामजद किया गया था कि ये डायरेक्टली CCPO के तौर पे ये इनको कि ये जिम्मेदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सिंध गवर्नमेंट ने इनको CCPO के तौर पे से बर्खास्त करके इनको फेडरल गवर्नमेंट में वापस भेज दिया था। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एक साहब को जो कि ओमनी केस के अंदर नामजद हैं, एज CCPO आप रिमूव कर देते हैं, मगर एज IG मुश्ताक महर साहब को दोबारा ले आते हैं। तो वो एक केस इनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर कोई नया ये आपने कट्टा ना खोलना हो तो ये एक पुराना कट्टा मौजूद है, उसके साथ ही जो है ना उसकी रस्सी बड़े आराम से काटी जा सकती है कि इशू भी नहीं बनेगा और इनको सजा भी चली जाएगी। ये मेरी इस केस के ऊपर नज़र है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या बनेगा, पर मेरी इस पर नज़र है। दूसरा मैं समझता हूँ कि कैप्टन सफदर साहब भी है, ठीक है FIR क्रैश हो गई, मगर वहाँ पे जो बेहुदा किस्म के नारे लगवाए गए और ये एग ऑन कर रहे थे सफदर साहब, उसको गौर से सुना जाए तो वहाँ फौजी क़यादत के मुतालिक बड़े बेहुदा नारे लगवाए गए थे और ये नारे लगवा रहे थे। तो मैंने कहा है कि वो मिलिट्री इसमें सिविल लॉ में नहीं, तो एज रिटायर्ड फौजी अफसर जो है ये उसमें मिलिट्री पीनल कोड के तहत आते हैं, ये किसी वक्त भी बुलाए जाते हैं। सो वो अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी इनका देखना है कि इनका ठीक है वो FIR एक तो क्रैश हो गई है पर वो केस ख़त्म नहीं हुआ। लास्टली ये है कि मुझे ये बताया गया है कि मैंने कल अपनी जोशे बयानी में ये कह दिया था, जोशे ख़िताबत में जोशे खिताबत में कि मौलाना फजलुर रहमान, ये जो सारी PDM के पीछे आप देखें ना जो ताकत पकड़ रहे हैं ना वो मौलाना फजलुर रहमान है, क्योंकि उन्होंने किश्तियाँ जल चुकी हुई उनकी पहली दफ़ा 30 साल में वो गवर्नमेंट से बाहर हैं, तो वो तो जला दो गिरा दो हर चीज़ के उस पर है। तो अभी जो है आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली में आर्मी चीफ ने और ISI चीफ ने एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का इशू के ऊपर क्लोज डोर मीटिंग के अंदर उन्होंने अपना केस पेश करना था कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नुक्ता नज़र ये है। तो कल जो है समझ नहीं आ रही थी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि वो क्या इसमें जाना है कि नहीं जाना, बहाने बना रहे थे। तो आज फिर आगे फजलुर रहमान साहब ने उनको सबको बचाया कि उन्होंने कहा जी PDM का मुश्तरका फैसला है कि उसमें शामिल नहीं होंगे। गो कि ये कहा गया है हमें कि वो कोरोना की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी वजह आती थी कि जब तमाम आपकी अपोजिशन उससे बाइकआउट कर जाएगी तो वो एक मीटिंग करने का फ़ायदा कोई नहीं था। अब उसमें 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो ये कि
उसमें ये जो कहा जाता है कि जब मेस के अंदर प्राइवेटली जो इनको बुलाया गया था तो हम सब ने मीडिया में भी क्वेश्चन आया था कि जनाब ये आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप पार्लियामेंट में इनको बुलाएं और इनसे ब्रीफिंग दें, ये आप उनके घर में जाकर क्यों ब्रीफिंग लेते हैं? ये क्वेश्चन हम सब ने उठाया था और एक बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन भी था। अब वो उसका जवाब ये दिया जा सकता है, काउंटर उसका रिस्पांस ये है कि जनाब आपको जब वो हम नेशनल से आते हैं, आपको एक नुक्ता नज़र देना चाहते हैं सिक्योरिटी उससे, तो आप वहाँ पे उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फैसला कर लें। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पीडीएम के अंदर मुतजाद किस्म के मफादात हैं। पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, नून लीग कुछ करती है, एक गवर्नमेंट में है पीपल्स पार्टी, वो लिहाजा एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते, एक गवर्नमेंट से बाहर हैं वो बिल्कुल है, और एक असम्बलियों से बाहर है मौलाना फजलुर रहमान, बट इसलिए कुछ भी नहीं रखना चाहते। तो फैसला कर लें, या तो हमने असम्बलियों में रहना है और गवर्नमेंटों में भी रहना है, और एक तरफ आपने बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन करना है। सुबह आपका कोऑपरेशन होता है, दोपहर को नॉन कोऑपरेशन होता है, रात को फिर कोऑपरेशन होता है। तो इस तरीके से जो है ना मामलात नहीं चलते, ना अपोजिशन होती है और ना आपकी सियासत होती है। तो ये लास्टली कि मैं फजलुर रहमान साहब के पर इसलिए आ रहा था कि मैंने ये कल कहा कि उनके ऊपर जो पहले इंक्वायरी एक चल रही है असासों की, कि ये शक किया जा रहा है, इल्ज़ाम ये है कि ये काफ़ी सारे असासे हैं कि इनका बेनामी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, मुझे आज बताया गया है कि वो सिलसिला जारी है तफ्तीश का, क्योंकि बेनामी का केस है। तो उन तमाम लोगों को जिनके नाम पे वो हैं ये वाली जायदादें, जिसकी तफसील हमने एक प्रोग्राम में बताई थी, उन सबको बुला लिया गया है कि या तो वो आप मनी ट्रेल देंगे वो अब कि जनाब ये मनी ट्रेल है कि ये पैसे हमने यहाँ से लिए, या वो बता देंगे कि जनाब ये इसके हकीकी मालिक कौन है। तो ये टाइम लेगा, मगर वो इंक्वायरी जारी है। ये नहीं कि इंक्वायरी बंद हो गई है, इनको सोर्स की इंक्वायरी एक जारी है। तो वो जब इंक्वायरी पूरी होगी तो फिर है। तो मौलाना फजलुर रहमान पे भी वो तलवार लटक रही है, वो थोड़ी सी टल गई है मगर लटक जरूर रही है। क्लास साहब, एक तो इस पर भी आप टेक दीजिए, आपके मुताबिक ये कार्रवाई किस तरह है और आप इसको कैसे देख रहे हैं। और दूसरा एक और इसमें पॉइंट ऐड करूंगी, जिस तरह से भी ISPR की आज उन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट पब्लिश की है, आपको क्या लग रहा है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि सारा कॉमेडी थी, ये एक नॉर्मल था, लेकिन आज जब वो रिपोर्ट सामने आती तो उससे लगता है वाकई में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो दो इस कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो आमिर साहब ने जो भी कहा है ना कि शायद उन्होंने इसलिए कैंसिल की है जो आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होना था, वाकई वो सेनेट में वहाँ पे 13-14 के करीब कोरोना केसेस आए थे और सेनेट को 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सो कोरोना वाली थ्रेट जो है ना वाकई सीरियस थी, और ये मुमकिन है कि उसमें मेरे ख्याल PDM से ज़्यादा कोरोना वाला इशू है। वहाँ पे 13 या 15 केसेस आए हैं और आजकल बंद है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये है। अब आते हैं ज़रा, आमिर साहब ने बड़ा एक अच्छे तरीके से एक इसकी पिक्चर दे दी है, लेकिन कहते हैं ना पिक्चर कुछ और है। जो आमिर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, जो मुझे उस वक्त भी लग रहा था मैं कि सारा मुश्किल काम मेरी तरफ ही आएगा, अगर हम नहीं करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। 2-4 चीज़ें इसमें जो उन्होंने हुकूमत को टच नहीं किया, जो आपने सवाल में टच किया। वो इमरान खान साहब कहते थे कॉमेडी शो है, मजाक उड़ाया उन्होंने। बल्कि अगर वो मेरा क्लिप हो तो जरा अगर है उनके पास क्लिप मौजूद है, जरा वहां से शुरू करते हैं। कराची इंसिडेंट के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते थे, जरा वो क्लिप प्ले कीजिएगा। तो क्या ये जोक था? अब अंदाजा करिए, मुल्क चला रहे हैं हम। ये पूरी दुनिया में हम बार बार ना एक चीज हमें जरूरत है, हम बड़े न्यूक्लियर मुल्क हैं। आपके न्यूक्लियर मुल्क कैसे चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नजदीक ये कॉमेडी शो है, ये सीरियस काम ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि जिस पे कोई ना कोई आपको नोटिस लेना चाहिए या जिस पे कोई बात होना चाहिए। और मेरा ख्याल एक दिन पहले शायद या बाद में, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उससे बिलावल भुट्टो से फ़ोन पे बात भी कर चुके हैं, उनको इंक्वायरी का आर्डर्स भी हो चुके हैं और ऑलरेडी रिपोर्ट भी हो चुका है। अब उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कॉमेडी शो है, आर्मी चीफ कहते हैं कि इट्स ए सीरियस इशू। अगर मेरे इदारे पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि यहाँ पे DGISI के इदारे पे लग रहा है कि उनके इदारे के लोग हैं, रेंजर्स के लोग हैं, डायरेक्ट उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई, अगर ये काम उन्होंने किया है, इल्ज़ाम आ रहा है, और बिलावल भुट्टो एक तो फारिग कर दिया, इल्ज़ाम साबित हुआ है तो फारिग किए हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो उसको सीरियस ले रहे हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म कहते हैं कॉमेडी शो है,
अब मुझे समझाया जाए कि हमारे जैसे जो गुनाहगार हैं और बड़े छोटे ना उसमें लोग हैं, तो हम अब आज उनके वजीर आजम साहब के बयानों को सपोर्ट करें या हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ये बयानों को सपोर्ट करें, जिनकी वजह से 4 अफसरान आज वो ट्रांसफर हो गए, जब उनके खिलाफ देखेंगे क्या फर्दर कार्रवाई होती है। अगर आप दोनों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कितनी देर लगती है अभी आप फोन उठा के एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज कर लें कि हमने इस पर इंक्वायरी करनी है, नहीं करनी, इसको कॉमेडी शो हमने डिक्लेयर करना है, इसको सीरियस इसको शो देखना। इससे तो ये पता चलता है कि आर्मी चीफ ने अपने काम को, अपने बिजनेस को सीरियस लिया उन्होंने। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के नजदीक ये ना ये काबिल था, ये कॉमेडी शो था एक चीज। अब 2-4 इसमें चीजें हैं, कुछ आपको मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है इसमें। अभी मैं उनका देख रहा था, उनके शहबाज गिल साहब का देख रहा था, उस पे एयरवे टीवी पे टिकर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब के अफसरान जिनको सजा दी कि उनका इतना कसूर भी नहीं था, इतनी बड़ी गलती नहीं थी। अब जरा अब आमिर साहब बड़े ना इंतहाई ये बात मासूम बन गए इस मामले, 30-35 साल से चीजें देख चुके हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं हो रही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक एक्शन ले रहे हैं, ISPR उस पे अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, और शहबाज गिल साहब जो है जो उनके वो असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, अब जरा दोनों को तीनों को मिला के देखें जरा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि उन अफसरान का कसूर ही नहीं था। अब इससे क्या मतलब, मुझे अब इसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन मुझे क्या करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो बिल्कुल मेरे कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त मेरा हाथ तो आप चढ़े हुए हैं ना हमें भाई, मेरे हाथ तो वो नहीं है जो मेरे सामने बैठा, मैं तो उसी पे गुस्सा निकाल सकता हूँ ना। कि मतलब है कि वो कहते हैं ना एक उसका अंग्रेजी का होता है whom you are kidding, मतलब किसके साथ आप ये मजाक कर रहे हैं कि आपका मीडिया एडवाइजर जो है उनका इमरान खान साहब का, वो आर्मी चीफ के एक्शन के अगेंस्ट अपना ट्वीट कर रहा है या बात कर रहा है कि जनाब आपको इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। अब ये चीजें इस मुल्क में जो हैं, जो हम कहते थे एक पेज पे बैठे हुए हैं, एक चीज पे खड़े हुए, इससे ये लगता है कि सीरियस कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग, चलो मैं छोटा सा माइल्ड लफ्ज कह देता हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो है। आपके वजीर अब एक और उन्होंने रामलीला सुनाना शुरू कर दी, शिबली फराज साहब ने भी और उसके जैदी साहब ने एंड कंपनी ने, उन लोगों ने IG के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, IG के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास वो है कि इनका अपना कितना इसमें रोल था, जैद चुप करके पीछे हो गए। अब वो जो अफसरान बैठे थे, अब उसमें भी झोल हैं, वो जो उन्होंने भेजी इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी, उसमें भी कुछ झोल हैं कि जो मुझे नहीं कन्विंस कर सके कि अवामी दबाव पे अवामी नुमाइंदे लिखे ना, फिर थोड़ी सी हिम्मत उनको ISPR की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी होनी चाहिए थी कि ये अवामी दबाव क्या होता है। क्या पाकिस्तानी अवाम इनके दफातर के बाहर जाके मुजाहरे करने शुरू कर दिए थे? उन्होंने इनसे कहा किया था, वहां पे उन्होंने आके उसको ISI को कहा था या रेंजर्स को कहा था आप जाए कार्रवाई करें। सबसे ज्यादा उस वक्त जो संभाला नहीं जा रहे थे 2 लोग थे सर, आइडेंटिफाइड है, जिनका जिक्र ही नहीं है कहीं इंक्वायरी रिपोर्ट में, और जिनको बचाने के लिए सारा कुछ किया गया है। वो जिसकी बात नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वो ठीक है कि टॉप लेवल पे ये मुमकिन है एक सेक्टर कमांडर हो उसका ISI का या उसका आपका रेंजर्स का हेडक्वार्टर को अफसर, उन्हें क्या पड़ी है यार इस मामले में आने की, मुझे नहीं समझ आ रही उनका इस पूरे मामले से क्या ताल्लुक है। ये ना नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ना कोई खुदा ना खासा सैबोटेज का मसला है, ना कोई बहुत बड़े कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो वहां पे इकट्ठे हो गए थे, लिहाजा इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मसला बन गया था। ये मसला तो उनको था भी नहीं। ये मसला अगर किसी का बनता था तो वो सिंध हुकूमत का बनता था। ये किस तरह से बनता था, कराची की क़यादत का इस सब में क्या किरदार है? ब्रेक के बाद इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अखलास साहब, आप बात कर रहे थे तो ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी आई है सामने, इस सब में PTI की जो कराची की क़यादत है उसका क्या रोल रहा है? ये सारा जो मैसेज है ना, अगर मुझसे पूछें, ये कराची की क़यादत का क्रिएट किया हुआ। उस दिन के अगर आप पूरी प्रोसीडिंग देख लें, कराची की PTI क़यादत ना, और डेफिनेटली वो इस्लामाबाद में बैठ के हिदायत यहाँ से मिल रही होंगी। अली जैदी साहब उस दिन संभाले नहीं जा रहे थे सर, अली जैदी साहब के ट्वीट्स देख लें। अगर हमारे पास वो क्लिप है जो इन्होंने थाना ब्रिगेड के बाहर पहुंच गए थे FIR दर्ज करवाने, आज कहते हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं था इसे। आपके पास है क्लिप वो जिसमें अली जैदी साहब जो है क्लिप मौजूद है, उधर ब्रिगेड को लेके पहुंचे, ब्रिगेड थाने पहुंचे, जरा गुफ्तगू सुनाइए, थाने के बाहर से इन्होंने गुफ्तगू की है, जरा सुनिएगा जरा आपने इनकी टोन मुलाजा फरमाई थी। और ये वो साहब हैं जो अमेरिका में दिवालिया होने के बाद वहां से दिवालिया हो गए थे, भाग के पाकिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं आजकल। ये भाई मामला जो है ये सीधा सिंध हुकूमत के खिलाफ लोग हो रहे थे कि आप FIR क्यों नहीं दे रहे, लोग तो इसके खिलाफ हो रहे थे, उस पर कैप्टन सफदर के खिलाफ हो रहे थे, मरियम नवाज के खिलाफ हो रहे थे। आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा था ना, आपकी तो हुकूमत ही नहीं है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आप जो कहते हैं उसके बेगाने की शादी में अब्दुल्ला मत दिवाने वाला काम है, आप थाने भी पहुंच गए, FIR देने भी पहुंच गए हैं। ये तो अभी आपने सुना है ना,
आपके पास वो भी है जो गवर्नर, उन्होंने इस्माइल साहब ने फरमाया था कि मैं किन किन से राब्ते में था, किनको मैं क्या नदीम कह रहा मलिक के था, प्रोग्राम वो है में। प्रोग्राम में, वो क्लिप जरा मौजूद वो है। क्लिप भी सुने, आज ये बिल्कुल मुकर गए जी हमारे तो लोगों ने, जरा वो सुनाइएगा जरा। मैं ज़रा बात लंबी होगी, मुख्तसर करूँ। अभी इस इंटरव्यू में कुछ और भी था, हम वो दिखा नहीं रहे। तो ये मसूफ जो उनसे पूछा था नदीम मलिक साहब ने कि आप सबको टेलीफोन कर रहे थे, आपकी मुराद अली शाह साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मैंने उनको फ़ोन नहीं किया था। ये माने ना माने, अब साहब जरा वो कहते हैं जो मुंह पे मुकर जाए दरिया के पार जाके गालियां दे, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। उल्टा ये शेयर हुए हैं सारे के सारे कि जी सिंध को हटाएं। ओ भाई साहब, आप लोग इसमें पार्टी बने हैं, आप लोग सारे लेवल पे इंटरवेंशन कर रहे थे। बल्कि मैं समझता हूं कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अगर बेल आउट किसी ने दिया ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया, इन्हीं लोगों ने दिया, जिन्होंने जाके सारी चीज़ें करवाई, रात को उठवाया, उनको पकड़वाया, फिर सारे का सारा नजला उन पे आके आप पे गिरा। आज वो जो कहते हैं, जो मैं लास्ट पे एंड कर दूं, बातें में इसमें मजीद भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना इतने काफ़ी है कि आज उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो कह रहे हैं, उनके मीडिया एडवाइज़र कह रहे हैं कि जनाब के जो उन्होंने सजाएं दी हैं ना, इतना कसूर उनका भी नहीं था। सो मेरा ख्याल है मामला सीरियस है। बाकी मैं इतना ही कह सकता हूं। आपको क्या लग रहा है, क्या किरदार अदा कर सकती है? साहब से इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि आर्मी चीफ जाहिर है उन्होंने इंक्वायरी करके अगर लोगों को निकाल रहे हैं तो लोगों ने कुछ खता की है तो निकाल रहे हैं ना, ऐसे तो अफसरान को नहीं यूनिफॉर्म लोगों को निकाला जाता। मगर प्राइम मिनिस्टर का ये बिल्कुल इसको कह देना कि जी ये कॉमेडी हुई है। बहरहाल वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, और एक सूबे का एक आईजी, अगर ये इल्ज़ाम आता है कि वो उठाया गया और बाद में ज़ाहिर है लोगों को सजा हुई तो कोई ना कोई कसूरवार तो था। पर ये मैं एग्री बिल्कुल ही नहीं करता कि इनका वहाँ पे ISI के या रेंजर्स के जो लोग थे वहाँ पे, गवर्नर साहब का कोई इख्तियार नहीं है कि उनको कहें और करें कि जी आप एक्शन लें। गवर्नर साहब का कोई इख्तियार नहीं बनता, फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं बनता। उनको जो लोग चला रहे हैं, जो इंचार्ज हैं, वो ही कह सकते हैं। उनको ये नहीं कहना चाहिए इनका। और ये बिल्कुल ये जो हमारे यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद ये एक्शन लेना पड़ा है। अपने वजीरों के कई दफ़ा इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं कि हर कोई जनाब वो चला जाता है, फलाने गेट पे भी चला जाता है, फलाने गेट पे भी चला जाता है। तो उसकी वजह से ये सारा जो पैरेलल पावर सेंटर बनते हैं वो हर तरह बनते हैं, हर जगह पे मौजूद है। तो ये 2 वे ट्रैफिक है, ये बिल्कुल 1 वे तो उनका तो कसूर है, उस पर लोग भी निकाले गए हैं। मगर ये लोग जो उनके पास पहुंच जाते हैं, ये इनका भी काफ़ी सारा कसूर है कि गेट नंबर 4 पे बैठा हुआ है तो गेट नंबर 3 पे बैठा हुआ है, 2 पे बैठा हुआ है। ये गेट बंद होने चाहिए बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये जब इंस्ट्रक्शंस पास करनी पड़ती हैं कि मेरे 2 वजीर नहीं जाएंगे, और वहाँ से भी शिकायत आती है कि जनाब अपने वजीरों को रोकें कि ये हमारे पास क्यों आते हैं, तो एक मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। आप जब सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि सिविलियन हो, तो सिविलियंस देन फिर वो भी तो थोड़ी सी अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएं ना। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि IG साहब बिल्कुल कसूरवार है। और ये जो चापलूसाना बयान है कि जी उन अफसरों के साथ वो ज्यादती हुई है, फलाना हुई है, वो अफसरों को तो ज़रूर खुश कर रहे हैं, पर सबसे बड़े अफसर ने जिसने एक्शन लिया है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, उन तक इतला आई है तो एक्शन लिया गया है। लेकिन आमिर साहब, एक और इस जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सामने है उसमें अगर हम बात करें, बिलावल साहब इसका खैर मकदम कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इसको टोटली मुस्तरद कर रहे हैं। जिस तरह से आपने PDM में दरार की एक बात की थी और आपने कहा था वाजे होती जा रही है, क्या इससे और मजीद तकसीम हम देख रहे हैं होती हुई नजर आएगी PDM में? नहीं, वो फिलहाल तो सबका जो कॉमन वो है, वो PTI गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है और अपने केसेस का हटाना है। तो वो एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि यूनिटी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, इसलिए वो सिलसिला चलता जा रहा है। और दूसरा ये है कि पागल लोग नहीं है, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये नवाज शरीफ साहब जो ये कह रहे हैं, एक ये पुराना तरीका वारदात है कि एक आदमी जो है ना वो शोर मचाता है, वो सख्त बातें करता है, दूसरा जो है गुड कॉप बन के बातचीत का जरिया करता है। तो वो बातचीत वाली, अब शहबाज शरीफ साहब तो जेल में है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल को आगे रख लिया कि जाहिर है पहले भी जब वापस आए थे ये लोग तो बीबी ने मुशर्रफ से बात की थी, बाद में नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया कि आप भी आएँ इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने, ये तो वरना उस ज़माने में जो बनी थी इस तरह की अपोजिशन की बाइकआउट कर चुके हुए थे नवाज शरीफ साहब 2008 का इलेक्शन। तो ये बेनज़ीर साहबा ने उनको ख़ास तौर पे कन्विंस किया कि बड़ा ज़रूरी है आपका आना, इनके लिए भी रास्ता बना तो ये वापस आए।
तो इस वक्त बिल्कुल वो, इसलिए मरियम बीबी ने फ़ौरन कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बिलावल ने अगर वो कर लिया, हम उनके मसाइल समझते हैं, क्योंकि उनको फिर बहरहाल किसी ना किसी तो बात करनी है ना, तो ये पागलों की तरह टकरें तो नहीं मारनी है, तो ये तरीकाकार चल रहा है और वो बातचीत, ये बातचीत ही चल रही है, ये बातचीत चल रही है। पर देखेंगे कहीं ना कहीं, वो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये PDM ये कोई नज़रियात वाली बात नहीं है, ये ज़ाती मसाइल हैं जिसकी वजह से सारा हुआ, ये केसेस हैं, ये नाअहलियत है। और उसमें एक हद तक मैं ज़रूर उनको दाद दूंगा कि सारे बयानिए में वो कामयाब काफ़ी हद तक हो गए हैं कि फॉर एग्जांपल लोग, एक बहुत बड़ा तबका है जिनको, हमें भी मार्शल लॉ से प्रॉब्लम रहती है, हम भी कहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो, मगर ये उनके क्योंकि भी खिलाफ बोल पड़ते हैं नवाज शरीफ साहब, तो वो एक पूरा एक तबका है जो कि फौज के इस रोल को पसंद नहीं करता, तो उनका वो हीरो बन गया है। उस हीरो वर्शिप के अंदर जो पनामा के अंदर जो केसेस हैं, वो जो मनी ट्रेल नहीं दी गई उसको लोग भूल जाते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ठीक है जनाब, इस सबको बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, मगर ओमनी केस एक हकीकत है। शहबाज शरीफ की टीटियों पे जो पैसे गए हुए हैं वो एक हकीकत है। पैनामा में एवन फील्ड्स की रसीदें नहीं आई हैं, ये भी हकीकतें हैं। ठीक है, इस हद तक वो आपके अगर उसको गोल्स को लेके चल रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को डेयर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इसको नहीं भुलाया जा सकता। डॉक्टर साहब, आपका इस पे क्या टेक है? जिस तरह से भी ये रिपोर्ट आई है, तो इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि जो PDM का जो एक ओवरऑल जो विजन था, जो जिसपे वो बात कर रहे थे, उसमें तकसीम होगी? ये PDM से कुछ और मसला है मेरा ख्याल है। हम जो PDM को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये PDM से, मैं आमिर साहब से मतलब हम्बली, आज PDM का मसला नहीं है, आज सर्टेन कुछ और मसला है। मैं ये उसमें इंटरेस्टेड हूँ अभी जानने में, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं है, कि इन अफसरान को किसने कहा था। जो नवाज शरीफ साहब सवाल उठा रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है, मतलब वही मैं डिसएग्री विद इज उसके मैनी थिंग्स हम करते भी हैं। उनसे पूछा नहीं कि अफसरान को, भाई साहब ये कौन सा अवामी दबाव था, ये कौन सा बंदा था, और उनके कॉल, आपने उनका कॉल डाटा निकाला। इंक्वायरी जो हो रही थी, आई होप कि किया गया, जिसने भी इंक्वायरी की होगी, कि भाई साहब 4 अफसरान ने बैठ के इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, रात को 2 बजे गाड़ियां लेना, आमिर साहब की खबर ब्रेक की बड़ी तफसील से बताई थी इन्होंने, इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए क्या ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान ये काम करते होते हैं? क्या उन्होंने बैठ के DG रेंजर से बात की या नहीं की? एक उनके SOPs होते हैं ना, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, या उन्होंने DG ISI से उन्होंने बैठ के जनरल फैज साहब से रब्ता किया या नहीं किया, या खुद ही एक्ट कर लिया, या कौन कौन सा वजीर उनको फोन कर रहा था, या कौन कौन से गवर्नर्स उनके साथ राब्ते में थे, उनको कौन प्रेशराइज कर रहा था, और किसने कहा जी तुसी कर लो, असी देख लवांगे। फेडरल हुकूमत का इसमें कितना रोल था कि आप जाएं और रात को उन बंदों को उठवा के ले आए? ये सवालात हैं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट अगर मुझसे पूछे। इंक्वायरी क्लास साहब, बात ये है कि वो तो अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं ना, ये फेडरल गवर्नमेंट तो अपनी इंक्वायरी खुद कर सकती है, उनका मैंडेट ही नहीं है। वो फेडरल हुकूमत ने सवालात उठा दिए उस पे इंक्वायरी रिपोर्ट पे। आपने उनका, मैं उनके शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त हैं, मैं उनको रेफरेंस दे रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइजर हैं, उनके मीडिया के असिस्टेंट हैं। अगर वो ये बयान दे रहे हैं, इट मींस के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उसमें कंसेंट शामिल है। उन्होंने उनसे पूछा होगा, कल मुकर जाएंगे, मेरा मतलब नहीं था, वो तो बेचारे चंद नीचे के अफसरान को खुश कर रहे हैं, ये बगैर सोचे समझे कि इसके असरात, ये इंटरप्रिटेशन है जो आप कर रहे हैं। सर मैं बता, इस वक्त नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बयान एक हो चुका है, पता है आपको? सेम नवाज शरीफ साहब उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता, उन्होंने कहा कवर अप है, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो उनके वो है स्पोक्स पर्सन है, वो भी वही बात कह रहे हैं 19-20। वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आपने सजाएं ज्यादा दे रही, इतना कसूर नहीं था। इससे क्या मुराद है आपकी कि आप रिपोर्ट को नहीं मान रहे? उनकी जो रिपोर्ट की फाइंडिंग आई है, या तो आप कह सकते हैं कि उनको उन्होंने फेस सेविंग दी है। यहाँ पे अगर आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने पॉलिटिकल हुकूमत को फेस सेविंग दी है कि इनके लोगों का नाम नहीं आने दिया कि कौन कौन राब्ते में था, इनको कौन कौन फोन कर रहा था, कौन कौन पुश कर रहा था, हाँ जाएं और कर लें और कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने फेस सेविंग दी पॉलिटिकल हुकूमत को, ताकि एम्बेरसमेंट ना हो कि आपके कौन से लोग इन्वॉल्व थे इसमें, फेयर एनफ। लेकिन फेडरल हुकूमत तो नहीं दे रही उनको, उन्होंने तो सीधा कहा है कि आपने अफसरान को इतनी सख्त सजाएं क्यों दी हैं, बनती नहीं थी। तो आमिर साहब, ये इस वक्त मामला मेरा ख्याल है PDM से एक अगला स्टेज है, ये नेक्स्ट लेवल है। ये चीजें मैं इस पे कल मजीद तफसीलात आ जाएंगी। मेरे आपके पास कैबिनेट की बड़ी स्टोरी है और आपने आप ब्रेक लेने के ब्रेक भी लेनी, लेकिन शॉर्टली मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि कैबिनेट जब आ जाए इसके ऊपर, इसको आज इसके तफसीलात कल मुकम्मल कर लें। आपके पास कैबिनेट की बहुत ज्यादा तफसीलात हैं, क्लास साहब अब उस पे आ जाए। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, उसमें कोरोना के हवाले से और किसानों के हवाले से 2 मेन स्टोरीज सामने आई। आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरीज शेयर करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास अब आप कल ही कह रहे थे कि असद उमर साहब को कोरोना के हवाले से थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। आज वो काबीना में काफी बोले भी हैं और मैं एक्टिव का नहीं लफ्ज यूज किया था। आज कैबिनेट की बड़ी एक्सक्लूसिव हमारे पास इनसाइड स्टोरी भी है जो बड़ा फटा हुआ है वहाँ पे। आज मैंने ये कहा था कि या तो कौम को भाषण देना बंद करें। असद उमर साहब रोजाना हमें डरा रहे होते हैं, बच्चों के स्कूल बंद, इदारे बंद, इस्लामाबाद में 5 सेक्टर बंद, समाल लॉकडाउन, तो टाइट लॉकडाउन, तो फलाना लॉकडाउन की हमें टर्मे ना समझे। हालांकि यह है कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो रोजाना जाके जल्द से किताब कर रहा है, तो लोग क्यों सीरियस नहीं? अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी संजीदा नहीं है, उसके नजदीक भी यहाँ पे कोरोना जो है ये कोई इतनी बड़ी सीरियस बीमारी नहीं है, तो आप एक साइड पे पूरा का पूरा आपने वो दुकान खोली हुई है जो आपने वो जो इनका उस पर सेंटर बनाया हुआ है। तो थैंक्स गॉड आज उन्होंने कैबिनेट में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उन्होंने वहाँ पे ये बात उठाई है, ये अच्छा काम किया उन्होंने असद उमर साहब की इस बात के मिले। बल्कि उनको थोड़ा सा फर्म स्टैंड पहले दिन लेना चाहिए था कि ये हम ये काम उस पर मत करें। अगर आपने आवाम को रोकना है तो खुद रोके अपने आप को। खैर अच्छी काम किया असद उमर साहब ने कि फाइनली वो कहते हैं ना सैनिटी प्रिवेल्ड, और जो उनके फ्यूचर के जलसे थे उन्होंने रोक दिए। आमिर साहब भी खैर इस पर बात करेंगे। मैं जो आज बड़ा एक उस पर बड़ी उस खबर पर बात करना चाह रहा हूँ जो एक्सक्लूसिव है, वो है गंदम की कीमत पे, जिस पे मैं आमिर साहब सारे हम जो है ना कंसर्न रहते हैं और उस पर बात करते रहते। कभी कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो किसानों की लॉबी है ना, जागीरदारों की लॉबी, ये बड़ी पावरफुल है। हमारी अर्बन एलीट जो है ना, स्पेशली जर्नलिस्ट, दानिश्वर, अखबार में बैठे हुए ये शहरी बाबू जो कभी एक रात जिन्होंने किसी गांव में नहीं गुजारी हुई, ना जिन्हें किसानों का पता है ना किसानों के इश्यूज का पता है, बस शहर में रहे कि IMF इन्होंने देख ली, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें पढ़ ली, इंटरनेशनल इन्होंने यहाँ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के कुछ 2-4 चीज़ें पढ़ ली, और फ्री मार्केट इकानमी की इन्होंने आके थ्योरीज पढ़ के ना सारी दुनिया भर के हमारे आके ऊपर अप्लाई करने वाला जो दानिश्वर बैठता है ना शहर में, वो समझता है कि नहीं, एक तो किसान टैक्स नहीं देता जनाब, टैक्स लेना चाहिए। हालांकि दर्जन से ज्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, GST भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और प्लस वो कहते हैं कि जनाब के ये जो है ना लॉबी बड़ी खौफनाक है, जागीरदारों की लॉबी है। ये हर उसमें दूसरे तीसरे अंग्रेजी अखबार का जो कमेंटेटर ये काम कर रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आज कैबिनेट में इंटरेस्टिंग बताऊं फैसले कैसे हो रहे हैं वहाँ पे। ये पहले तय हुआ वहाँ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि हमें प्राइस जो है किसान को, हमने क्योंकि नहीं बढ़ाई पिछले कई अरसे से, नहीं बढ़ी तनख्वाह इनकी वो जो है सपोर्ट प्राइस जो है गंदम की, तो हमें इनको 1800 रुपये देना चाहिए। इन्होंने वहाँ से जो रूसी किसान से खरीदी है 2000 रुपये पे खरीदी है फी मन, ये रूसी किसान से, क्योंकि उनके पास सरप्लस है। सरप्लस इसलिए है कि उनको वहां पे अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं तो वो उगा रहे हैं। 4 मुल्कों को इस वक्त बेचा है तुर्की ने, उन्होंने रूस ने। अगर हम ये काम करते तो आज उन मुसलमान ये मुल्कों को हम बेच रहे होते। 90 अरब रुपया तो सिर्फ हमें सब्सिडी का शायद पड़ गया। लोगों को सब्सिडी समझ नहीं आती। लोगों को ये बताना है कि $750 मिलियन, $75 करोड़ की जो एस्टिमेट अभी फिगर है, हमने गंदम खरीदी है रूस से $75 करोड़, ऑलमोस्ट $1 बिलियन आपने उनको रशियंस को दिया है, जो जाके बनते 150-200 रुपया बनते हैं आपको। और ये जो आमिर साहब कह रहे हैं ना 90 अरब वाली बात, जब वो ये लेके आएंगे तो यहाँ लोकल मार्केट में सस्ता आटा देने के लिए, मिलर्स को देने के लिए आप उनको 1400 के रेट पे देंगे, जिसमें फिर ये आपका जो पैसा है आवाम का वो आपको डालना पड़ेगा। 90 अरब जिसकी ये कह रहे हैं, ये आपको $75 करोड़ वो और उसमें 90 अरब ये डाल लें अपने किसान को। आपने अगर आज इसको 1800 रुपए कर देते, 25 अरब रुपए आपके बनते थे। अपने किसान को 25 अरब रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा नहीं हम 1650 देंगे, जो पहले तय हुआ था। हालांकि इसी से में करके आए थे। अब कौन कौन लोग हैं, मजे की बात सुनने वाली है कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा अपोज किया। एक अकेला नदीम अफजल चंद लड़ा है सर वहां पे, जो किसानों का नुमाइंदा, जिसको कहते हैं देहाती आदमी है, जट आदमी है, वो लड़ा है। इसकी मुखालफत करने वाले कौन से लोग थे? शेख रशीद। मैं अगर मेरे बस में होता, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इनकी शेख रशीद की जदादें बेच के ना ये बिल दिलवाता जो हमने वहां रूस के किसानों जाली हवेली है, ये जाली हवेली जो उसने कब्जा करके उस पे लाल हवेली पे बैठा हुआ है, या अपनी कोई इसकी जदादें हैं। और भाई साहब तुम्हें आके उस वक्त नहीं दुख होता जब आपने $75 करोड़ के आपने रूसी किसानों को दिए हैं, अपने किसानों के लिए तुम यहाँ पे रौला डाल देते हो कैबिनेट पर। वजीर आजम उनसे डर जाते हैं। वजीर आजम शेख रशीद से नहीं डरता, शेख रशीद के शर से डरता है। इमरान खान वैसे बड़ा कहते हैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, इनको कोई अगर ब्लैकमेल करते हो, शेख रशीद ब्लैकमेल करते हो, उनकी ब्लैकमेलिंग में आते हैं। साथ में रज़ाक दाऊद, इशरत साहब, आज वो भी सुना जरा नहीं। इशरत साहब आज फारे चेंज इस साइड पे थे, नदीम अफजल चंद साहब के साथ थे, जो मुझे बताया। अब कौन कौन लोग थे सर जरा सुनते हैं। आजम सवाती अरबपति आदमी, अमेरिका से दौड़े हुए $1 और जिन अगर आपको याद होगा $10 मिलियन का जो उन्होंने मतलब $1 मिलियन का जेली नोट चला दिया था डोनेशन के नाम पे जब सलाब आया था। ये तो इस तरह के फराटे तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। 5 उन पे इतनी बड़ी रिपोर्टें हैं आजम सवाती पे, उनकी करप्शन पे,
उनकी मिसमैनेजमेंट पे, उनकी इरेगुलरिटीज़ पे आज वो डट गए हैं जो अरबपति अमेरिका से, अगर इनके खिलाफ भी बहुत कुछ वहाँ से आया हुआ है, वो डट गए किसानों को कीमत नहीं देनी जनाब, क्यों महंगाई हो जाएगी। सुनते हैं ये नदीम अफजल सारी ये नदीम बाबर साहब अरबपति, उन्होंने कहा जी गंदम की कीमत नहीं बढ़ने देंगे हम, ये बड़ा मसला हो गया। अब्दुल रज़ाक दाऊद, जिनकी वजह से चीनी का ये सबसे बड़ा बुरहान पैदा हुआ, अगर पाकिस्तान आज चीनी को फेस कर रहा है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब डट गए, नहीं वज़ीर आज़म साहब ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, हरगिज़ ना कीजिएगा, ये मिल गए। हफीज शेख साहब जो हर हुकूमत में या हर इसके उन्होंने उनको सर्व किया, जॉब सीकर टाइप, उन्होंने कहा ये 3 लोग सर मिले आज, इसके साथ खुसरो बुख्तियार साहब ने भी सुने संगत दी है इनको, क्योंकि खुसरो बुख्तियार साहब के भाई की शुगर मिले हैं। इनको यह खतरा है कि अगर आपने गंदम की प्राइसेस बढ़ा दी तो उसके बाद किसान गंदो बढ़ाना शुरू कर देगा, गन्ने की वो काश्त जो है ना आपका रकबा वो कम हो जाएगा। तो मेरे भाई को जो 46 करोड़ रुपए मिले थे वहां पे हाशिम बख्श साहब एंड कंपनी को, उनको मिलों को शहरयार पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो तो कम पड़ जाएंगे। अब जरा देखते हैं कि खुसरो बुख्तियार को ये फिक्र ज्यादा है कि आप उस रशियन किसानों को 75 आप $750 दे दें, उनको दे दें, लेकिन यहाँ पे आपने किसान को 1800 रुपया नहीं देना, क्यों कि मेरे भाई की शुगर मिले हैं। अब जरा देखें, ये जो इनको कहते थे फ्यूडल आर्ट हैं सारे, ये लोग इकट्ठे हुए हैं सारे। अब इनके साथ ये नदीम अफजल चांद साहब ने समझाने की कोशिश की है, जो जरा कह रहे हैं वहाँ के इमरान खान साहब, फॉर गॉड सेक पीपल्स पार्टी जैसी भी थी, उन्होंने इनको 500 रुपये, गिलानी साहब उस प्राइम मिनिस्टर थे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी, उससे पहले 2 यहाँ खरब की ये शौकत अजीज साहब के दौर में गंदम इन्होंने मंगवाई थी, और शौकत अजीज ने भी कीमत नहीं बढ़ने दी थी इनकी। 2 खरब की, $2 अरब की इन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, गिलानी साहब ने 500 रुपए से उठा के कीमत 1100 रुपए की, अगले 10 साल हमने गंदम बाहर से नहीं मंगवाई, अपने किसान को पैसा मिला। उनकी किसने सुनी? उनको इमरान खान साहब ने कहा। इनको जो सपोर्ट करने वाले थे, जो मेरे जरा कह रहे हैं, उनको नदीम अफजल चांद साहब को, इनको सपोर्ट, बाकी बिल्कुल डेफ एंड डम बैठे, उनका तल्लुक नहीं है किसानों से, उसका मसला ही नहीं है उनका। उसमें जो मेन इनको सपोर्ट करने वाले थे, इनको गुलाम सरवर खान साहब ने की है, शबीर कुरैशी साहब हैं जो MNA है वहाँ से, उनका मुझे बताया गया है उन्होंने की है। और उसके बाद प्लस जो है अब चंद साहब, अच्छा उस फ़खर इमाम साहब, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो मिनिस्टर हैं यहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है, इशरत हुसैन साहब ने अच्छी तजवीज़ दी, उन्होंने जनाब अगर आपको ये एतराज़ है कि सपोर्ट प्राइस ना बढ़ाई जाए, तो रूस से हमने जिस कीमत पे लिया, इंटरनेशनल प्राइस पे लिया, फिर किसानों को भी इंटरनेशनल प्राइस दे दें। उस पर नदीम बाबर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हफीज शेख साहब ने कहा ये काम नहीं करना। यहाँ फ्री मार्केट इकानमी उन्हें याद नहीं आती, वैसे दुनिया भर की हमें फ्री मार्केट इकानमी की थ्योरी समझाते हैं सारे, ये कि पूरे का पूरा पाकिस्तान में आपने आके इसमें अलाउ करना है। खान साहब सर फिर वो शेख रशीद साहब के शर से भी डर गए। शेख रशीद साहब ने फरमाया कि जनाब खान साहब अगर आपने इसकी कीमत बढ़ाई गंदम की तो जनाब अपोजिशन आपका सत्यानाश कर देगी। खान साहब फौरी तौर पर बैक सीट ले वहाँ के नहीं यार नदीम अफजल चांद साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, इस वक्त पता है महंगाई वो बड़ा मसला बना हुआ है, बड़ा इशू है। तो उस पर अफजल चांद ने, उन्होंने नदीम अफजल चांद साहब ने कहा कि हजूर सिर्फ गंदम की महंगाई आपको समझ में आती है, कोई टमाटर की, कोई दालों की, कोई गोश्त की, कोई अंडे की, और कोई महंगाई नहीं है, बच बचा के। ये बहरहाल ये कल हम जारी रखेंगे, हमारे पास की गंदम का इम्पोर्टेंट है। टाइम अभी खत्म, इस वक्त टाइम खत्म हो गया नाज़रीन। इंशाल्लाह आपसे इसी इशू पर और मजीद और इशूज पर कल बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।